अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल। आज हम पढ़ने लगे हैं सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। वैसे वो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप सब ने पहले पढ़ रखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। बगैर टाइम ज़ाया कि शुरू करते हैं। पहले नंबर पर करंट क्या चीज़ है। करंट I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। वैसे तो इसकी जो इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, वो आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड करंट। कि एक सेकंड में एक सर्किट में से कितना करंट गुजरता है, चार्ज कितना गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं करंट। अब करंट का आप लोगों ने यूनिट आप लोगों को पता है, इसका यूनिट होता है इसका एम्पेयर, ऐसा यूनिट जो है, ठीक है। अब यहाँ से आप एम्पेयर का निकाल भी सकते हैं कि कूलम पर सेकंड एम्पेयर के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर करंट है, करंट एक वो स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है। अब क्यों है? वैसे तो करंट देखो, करंट की डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हम अक्सर क्वेश्चंस में डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब करंट की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो होती ही होती है, तो हम इसको फिर वेक्टर क्यों नहीं कहते, फिर हमने स्केलर क्यों लिखा है? असल में करंट जो है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इस वजह से जो करंट है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। अगर आप लोगों ने मैथ्स का, जो पहले मैंने एक वेक्टर्स का लेक्चर दिया था मैथ्स का, उसके अंदर मैंने बताया था कंडीशन थी कि वेक्टर क्वांटिटी कब होती है, जब उसकी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन एक थर्ड कंडीशन भी है कि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब करंट जो है वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से करंट को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, हालांकि इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा, ये तो बात होगी। इसके बाद हम कहते हैं और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। और अच्छा, करंट जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो आपके पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके अंदर आयंस की पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। और जो इंसुलेटर्स हैं उनमें तो खैर होता ही नहीं है। गैसेस में भी आपके पास वो गैसेस में मिक्सड है, आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मतलब बुक्स वगैरह में नहीं लिखी कि जब चार्ज मूविंग इन अ सर्कल, असल में चूंकि ना ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये, वैसे हालांकि बुक्स में उस तरह नहीं है कि अगर एक सर्कल है, यहाँ पर देखते हैं, अगर एक कोई भी सर्कल है हमारे पास, उसका रेडियस है r, ठीक है। इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर एक चार्ज है, इधर इस सर्कल की बाउंड्री पर एक चार्ज है और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये तो हमें पता है ना, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। अब चार्ज, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एक दफ़ा पहले कि अगर एक चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है एक सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r और वेलोसिटी है उसकी v, अब उसका करंट क्या होगा? ऐसी सूरत में यहाँ पर इसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी f। अब इस सूरत में जो करंट का फार्मूला होगा ना, क्योंकि वो पूछता है कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट का फार्मूला होता है यहाँ पर I इज़ इक्वल टू एफ क्यू। अब यहाँ पर I तो करंट है, Q चार्ज है, F फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैसे आता है? उसने अक्सर वहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर फार्मूला फिर होगा v बाय 2πr। अब v क्या है? वेलोसिटी, 2π तो वैसे ही कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I इज़ इक्वल टू v Q बाई 2πr। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको इस फार्मूले से सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब दो तरह के करंट हैं। असल में करंट होता है एक ही तरह का, लेकिन हम इसको दो तरह से क्यों पढ़ते हैं? हमें अब तो मालूम है कि करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, लेकिन कभी आप लोगों ने गौर किया कि हमारी बुक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है तो करंट बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल से उस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ को मूव करना चाहिए, लेकिन जब हम सर्किट में बनाते हैं तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? असल में
जब ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी नहीं आई थी, जब इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्ट करवाते हैं, तो उससे पहले जो साइंसदान थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस टाइम उन्होंने थ्योरी बनाई थी और वो ये समझते थे कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है। अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता था, उन्होंने फिर वो उस हिसाब से जितनी कैलकुलेशंस वगैरह की वो सब के सब उन्होंने ये दिमाग में रखते हुए की कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है। अब जो उन्होंने फिर सारी जो कैलकुलेशन थी सारी की सारी पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से की। अब जब बाद में हमें पता चला कि करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब जो सारा कुछ पहले हमने किया था ना, उनकी सब चीज़ों की डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़नी थी। जो कुछ पहले डिस्कवरीज हो चुकी थी या जो कुछ कैलकुलेशंस पुराने साइंटिस्ट कर चुके थे, अब जैसे पता चला कि करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो फिर हमें वो सारी चीज़ों को रिवर्स करना पड़ा। मतलब करना पड़ना था कि वो सारी की सारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बारे में बात की थी जो पुराने साइंटिस्ट थे, और जो नए थे उन्होंने फिर जब पता चला तो उन्होंने उनके हिसाब से तो नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहिए था। अब जो पुराना था ना, यानी जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट होता है, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जो पुराने साइंटिस्ट ने जो ज़हन में रख के की थी। अब और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। फिज़िकल लाइफ में तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, लेकिन हम डायग्राम्स वगैरह में या उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का इस्तेमाल नहीं करते, कन्वेंशनल करंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों? सोचेंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कि अगर सही पता भी चल गया अब क्यों हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अब हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जब वो करंट आया था या डिस्कवर हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो तब तक ये जो कन्वेंशन थी कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट होता है, ये इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी थी फर्मली कि हम फिर इसको चेंज नहीं कर सकते थे। यानी दुनिया जहान की हर किताब को आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो फिर हम जो साइंटिस्ट ने सोचा कि कन्वेंशनल करंट के तो हम जो वैसे करेंगे, यानी थ्योरी में कन्वेंशनल करंट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब कन्वेंशनल करंट थ्योरी में कन्वेंशनल करंट इस्तेमाल होता है, फिज़िकल लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है कन्वेंशनल करंट। अब इसीलिए जो भी आप लोग आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला भी चैप्टर आने हैं और दूसरा भी, तो उसमें जो भी हम राइट हैंड रूल या लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को अक्सर पता होगा कि राइट हैंड रूल निकालते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये वो जो रूल्स हैं वो सारे के सारे कन्वेंशनल करंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए अगर हमने उसमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम उन राइट हैंड रूल के बजाय लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं। अब जो उन्होंने पहले कैलकुलेशंस की थी कन्वेंशनल करंट में, इलेक्ट्रॉनिक करंट में चेंज करना था, तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डायरेक्शन में चेंज आना था और सारी कैलकुलेशंस उनकी ठीक थी। इस वजह से हमने कहा कि अगर कैलकुलेशन वगैरह ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का थोड़ा मसला आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, कन्वेंशनल करंट चलने दो। ये था इसका मकसद। अब इसमें क्या होता है, कुछ बातें ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, ठीक है, ये जो होता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। इसके साथ साथ इसमें अच्छा, पॉजिटिव को हम हमेशा हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल। तो इसमें चूंकि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जा रहा है, और इसमें लो से हाई जा रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसमें थोड़ा अपोजिट केस हो गया। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब जो दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट चलता है। क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमने पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये जो है चूँकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द फील्ड है, और ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड है। ये तो बातें हमने देख ली। अब जो है कन्वेंशनल करंट वगैरह के बारे में तो हमने देख लिया कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या फ़र्क है और क्यों हम इन दोनों को डिफरेंट कंसीडर करते हैं। अब देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ होती है।
आप साहब ने पहले पढ़ रखा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम ऐसे डिनोट करवाते हैं, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर अप्लाई की जाए। यानी अगर ये हमारे पास कोई बैटरी सी है ना, या कोई भी हमारे पास मटेरियल पड़ा है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं हमारे पास इसमें। अब नॉर्मली जब इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएगी तो ये सारे रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई उधर उधर, कोई किसी की कोई वो डायरेक्शन नहीं है, यानी किसी की भी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, हर कोई रैंडमली मूव कर रहा है। अब जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम, अब बैटरी जब लगाई है तो यहाँ पर पोटेंशियल बिल्ड हो जाएगा। ऐसी सूरत में जब पोटेंशियल बिल्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, तो एस इन में फिर इन सब की ना सडन इनके डायरेक्शन में एक चेंज आता है। यानी अगर ये ऐसे मूव करते ना तो सारे एकदम से ना ड्रिफ्ट करेंगे। यानी पहले अगर ये वाला जो है, अगर इसको कंसीडर करें, ये पहले इस तरह को था, इस तरफ को था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो ये ऐसे ड्रिफ्ट करेगा, यानी इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा। वो जो ड्रिफ्ट करता है ना, उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब असल में होगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चूंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव की तरफ को मूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है और उसको एक ड्रिफ्ट सी लगती है। जिस तरह गाड़ी में हम कहते हैं ना ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं ये वो, तो वो ड्रिफ्ट सी एक सडन लगती है। अब जो ऐसी सूरत में यहाँ पर अब जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और जो फिर एवरेज वेलोसिटी होगी ना इलेक्ट्रॉन की, इस सूरत में वो फिर होगी क्या चीज़, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो पीटीबी है उसके अंदर इसकी लिखी हुई है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो फेडरल है उसमें 10⁻⁴ है। तो लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से मैंने आपको कहा था हम पंजाब को कंसिडर करेंगे, तो हमने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ठीक है। अब ये कंडक्टर्स के लिए होती है, ये तो हमें समझ लगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होगा क्या, असल में जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, तो एक एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन। वैसे शुरू में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है इसके अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई होती। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो एकदम से ना सब एक डायरेक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, सब एक की तरफ, एक साइड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। तो उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको फिर हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके ही साथ ये तो हमने देख लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात। अगर वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें ना जो रैंडम होती है, वो होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब देखो 10⁻⁶ और 10⁻³ में कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये 1 बिलियन टाइम्स इससे ज़्यादा है, 1 बिलियन टाइम्स, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन टाइम्स इससे ज़्यादा है। अब देखो जैसे ही हम, क्योंकि वैसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, लेकिन चूंकि वो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो बच्चा सोचता है, वैसे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार अगर उसकी पहले इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी तो तब फिर इलेक्ट्रॉन करंट, उस टाइम इलेक्ट्रॉन करंट नहीं वो कंडक्ट करा रहा था। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो करंट मूव करने लग गया, यानी करंट हो रहा है। उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम करंट नहीं था। अब हालांकि उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा थी। जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर उस टाइम कोई करंट नहीं आता। करंट तब आता है जब वो एक डायरेक्शन की तरफ होकर सारे के सारे मूव करते हैं। इस वजह से उस टाइम करंट नहीं था, इस टाइम करंट था। अब ये तो हो गया ना हमें। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला है VD = क्या फार्मूला है जी, I/NEA। ये इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। I करंट है, N नंबर है, यानी और E है इलेक्ट्रॉन्स या N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं
कि हाँ, बल्कि ये फार्मूला आप लोगों के लिए ठीक है असल में, क्योंकि ये आप लोगों ने इस तरह का एक फार्मूला पढ़ा होगा कि या इस तरह भी लिख सकते हैं, या v = I/n/a/q, ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले कहीं ना कहीं। तो ये वाला फार्मूला, ये दोनों एक ही, यहाँ पर बस q को e से रिप्रेजेंट किया है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं आई। अब ये तो हमें लगी समझ। इसके बाद अच्छा हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। I होता है v/r, तो यहाँ से Vd = V/n/e/r/a, ऐसा ही है, V/r आ गया। अब R और A जो है वो एक और चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है V/n/e/ρl। ये कहाँ से है? R = ρl/a होता है या नहीं? अब जब R/a आ गया तो ये ρl के इक्वल आ गया। अब ρl उसकी जगह, अच्छा ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो जो भी वैल्यूज़ दी हों उस हिसाब से इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसके बाद हम कहते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम ये तो हमने बात की ना कि जो उसकी करंट की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं, एक होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, यानी I/A, ये होती है करंट डेंसिटी, और इसको हम J से लिखते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा? Ampere/m², ठीक है ना। अब करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर था, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे कहते हैं, अब हम बात करने लगे हैं, अच्छा इससे पहले हम एक और बात करते हैं कि जो सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ करंट कौन सी हैं? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट है। कोई भी चीज़ जो किसी भी दूसरी टाइप की एनर्जी, यानी किसी भी किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने की जो सलाहियत रखती है, उस चीज़ को हम सोर्स ऑफ करंट कहते हैं, या करंट सोर्स कैसे, जो मर्जी आप कहो। जिस तरह सेल्स हैं हमारे पास, वो सेल क्या करते हैं? वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इसी तरह जो सोलर पैनल्स हैं, या जो आपने सोलर सेल लोगों ने घरों में लगवाए होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये सारे करंट के सोर्सेज हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है, इफ़ेक्ट ऑफ करंट, यानी हीट प्रोड्यूस। करंट का इफ़ेक्ट क्या होता है? असल में जब करंट किसी भी ऑब्जेक्ट से मूव करता है ना, तो उसके अंदर हीट पैदा होती है, और हीट का उसका फार्मूला होता है I²RT। अब जो हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो होती है I²RT। अब आप लोगों को वो पता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं उनके अंदर यही फिनोमेना यूज़ होता है। अब चूंकि करंट जब भी मूव करता है किसी भी कंडक्टर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये इस फार्मूले के तहत हीट प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक जो हीटर्स होते हैं उनमें यही होता है, करंट मूव करवाते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम। और इसको हम उसमें आगे इसका एक और भी इस्तेमाल, एक तो ये है हीटिंग इफेक्ट इसका है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिस तरह हम वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वगैरह में। फिर उसके बाद इसका केमिकल इफेक्ट भी होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। हम अब आगे चलते हैं जी, ओहम्स लॉ। असल यहाँ से ना बेसिकली जो सही चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ओहम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? ओहम्स लॉ ने क्या कहा था जी? उसने कहा था कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, provided that physical states such as temperature etc. remain constant। अब क्या बोला? करंट flowing through a conductor is directly proportional
to the potential difference applied across the ends of the conductor provided that the physical state of the conductor such as temperature etc remain constant। यानी वो बोलता है कि किसी भी एक कंडक्टर में से, यानी कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर से उसमें हमारे पास यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। अब वो कहता है जो ये करंट है ये इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना एंड्स ऑफ कंडक्टर पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसमें जितना ज़्यादा इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, लेकिन एक साथ कंडीशन है कि टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। अब फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो मेल्ट कर जाए, जो आपका कंडक्टर ही मेल्ट कर दिया इस तरह ना, उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। उस सूरत में ये होते हैं ओहम्स लॉ की इक्वेशन। अब इसको हम लिखते हैं I इज़ इक्वल टू 1/r इंटू वी या V इज़ इक्वल टू IR। अब ये है ओहम्स लॉ की इक्वेशन, लेकिन इसमें एक बड़ी मज़े की बात है। I इज़ प्रोपोर्शनल टू V लिखा है मैंने, इधर मैं लिखता हूँ V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ये और ये सेम है, ऐसे ही है ना, क्योंकि देखो V और I दोनों तरफ कोई बस इसको इधर लिखा है इसको इधर लिखा है, क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। करंट जो ओहम लॉ की स्टेटमेंट है उसमें करंट इस पर डिपेंड करता है, करंट इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल करंट पर डिपेंड नहीं करता, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ये बात ज़रूर रखनी है। और ऊपर से जो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बच्चे गलती करते हैं, वहाँ पर पेपर के अंदर आता है कि बच्चे उधर क्वेश्चन आ चुका है पहले कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ ओहम लॉ क्या होता है, तो बच्चे लिख देते हैं R, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन में R नज़र आ रहा है, लेकिन ये गलत है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/r है, R नहीं है, 1/r है, या इसको हम G भी लिख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस होती है R, ये तो आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और आप लोग हम आगे भी जाएंगे तो 1/r क्या होती है, कंडक्टेंस। तो ओहम लॉ का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है असल में वो रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि वो कंडक्टेंस है। वो बाद में हमने उसको इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इस तरह ये इक्वेशन बनाई है। वैसे ओहम लॉ का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कंडक्टेंस है, ना कि रेजिस्टेंस। सही है, इस बात को ध्यान से जहन में रखना है। तो अगर हम I/V का जो ग्राफ बनाते हैं, और ये I है इधर और ये है V, अब हम इसमें देखो एक चीज़ आती है, हमने देखा है कि ओहम लॉ का आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आगे जो डिवाइसेस होती हैं ना वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ओहमिक और एक होती हैं नॉन ओहमिक। ओहमिक कौन सी होती हैं, जो ओहम लॉ को फॉलो करती हैं, यानी जिनका करंट और वर्सेस जो वोल्टेज ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो। और दूसरी होती है नॉन ओहमिक, जो कि ओहम लॉ को फॉलो नहीं करती, जिनका करंट वर्सेस जो वोल्टेज ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व्ड पाथ होगा। अब एक बात बताऊं, दुनिया जहान में कोई ऐसी वो ओहमिक डिवाइस नहीं है, यानी जो प्योर ओहमिक हो, यानी बिल्कुल वो किसी भी टेम्परेचर पर उसका वो ना हो, यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं कि जिसके अंदर से करंट गुजरे और वो ओहमिक ही रहे, यानी उसके अंदर टेम्परेचर चेंज ना हो। पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है। हर जो मतलब किसी हद तक ओहमिक हो सकती हैं, लेकिन वो प्योरली ओहमिक नहीं है। वो किसी हद तक ओहमिक होंगी, बाद में जाके नॉन ओहमिक होंगी, उनका वो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर उनका चेंज हो जाएगा। अब जो I/V ग्राफ होता है इसकी स्लोप क्या है, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है। तो स्लोप बच्चे कहते हैं जी, क्योंकि I/V ये असल में ओहम लॉ का ही ग्राफ है, तो बच्चे कहते हैं R है स्लोप, लेकिन गलत है। यहाँ पर I y एक्सिस पर है, V x एक्सिस पर है। इस सूरत में जो स्लोप है वो I/R है। अब I/R क्या होता है, सॉरी I/V है, गलती से R कह दिया, I/V है। अब I/V 1/R होता है, तो इस सूरत में जो स्लोप है वो 1/R है, यानी G के इक्वल है कंडक्टेंस के। अगर हम V को इधर रखें और I को उधर रखें तो फिर स्लोप उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। आप लोगों ने पहले पता होगा, पढ़ा हुआ भी है कि डिपेंडेंट जो होती है क्वांटिटी वो y एक्सिस पर आती है, इंडिपेंडेंट x एक्सिस पर आती है। और ये मैंने आपको पहले ही बोला था इक्वेशन ऑफ ओहम लॉ से कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ना कि
पोटेंशियल डिफरेंस करंट पर डिपेंड करता है। तो इस बात को ज़रा जहन में रखना है। ये तो है जी, कोई भी ओहमिक डिवाइस होगी ना, उसका है यहाँ पर ये उसका ग्राफ है। जो नॉन ओहमिक होंगी ना, उनमें ग्राफ दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा होगा या एक ऐसा होगा, इस तरह। ये तो हमने देख लिया ना कि सॉरी मैंने ये गलती से ये कर दिया, इसके बजाय यूँ नहीं, हम यूँ करेंगे कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। यानी ये स्ट्रेट लाइन से अगर यूँ जा रहा था ना, तो ये स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट किया है, और अगर ये इधर जा रहा था तो इसने ऊपर को डिफ्लेक्ट किया है। अब होगा क्या, ये होंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर या डायोड, ठीक है, या ऐसे हम लिख सकते हैं डायोड। अब इसमें क्या होता है, I/V ग्राफ है। अब इस सूरत में जब हमने करंट बढ़ाया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो करंट बढ़ा है, वो तो ठीक है, लेकिन सडन इंक्रीज़ आया। अब इसमें स्लोप में सडन इंक्रीज़ आया कि नहीं? जब स्लोप में सडन इंक्रीज़ आया है तो इसका मतलब है 1/r में इंक्रीज़ आया, पूरे 1/r में, यानी पूरे फैक्टर में। अगर 1/r में इंक्रीज़ आया है, ये सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि r कम हुआ है, डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। जब r कम हुआ है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हुई है, यानी सेमीकंडक्टर या डायोड में जब हम उसको करंट पास करवाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स में करंट इंक्रीज़ करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ता है या कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेमीकंडक्टर या डायोड में टेम्परेचर, जब करंट पास होता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट और बढ़ेगा। और दूसरा है ये जो है ये फोटो लैंप वगैरह के लिए होता है, या फिलामेंट इसे कह लो, ठीक है ना। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट, जो पुराने बल्ब हैं वो जो ऑरेंज सी रोशनी देते हैं, येलो टाइप सी, उसके अंदर जो फिलामेंट लगी होती है, ये उसका है ग्राफ। उसमें क्या होता है कि जब इसमें अब क्या हो रही है, स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, ये स्लोप डिक्रीज़ कैसे कर रही है, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में उसमें फ़िज़िक्स में पढ़ाया था, और उसमें मैंने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की थी। स्लोप के ग्राफ के सारी मैंने ना आपको वो जनरल जो स्टैंडर्ड्स हो सकती हैं या कंडीशंस हो सकती हैं, केसेस जो ग्राफ के थे, वो सारे के 6-7 सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे। तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पर स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। जब स्लोप डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है I/V डिक्रीज़ कर रहा है। जब I/V डिक्रीज़ कर रहा है तो 1/r भी डिक्रीज़ कर रहा है। जब 1/r डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि r इंक्रीज़ कर रही है। यानी जो हमारे पास वो होता है बल्ब, फिलामेंट जो है, उसके अंदर जब करंट पास करते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर, तो उसके अंदर करंट कम होता है, यानी उसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसमें सेमीकंडक्टर या डायोड में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं वही रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया, R जो है वो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। यानी कि जो भी कंडक्टर वगैरह में से करंट पास कर रहा है, उसको जो अपोजिशन मिल रही है, उसको जो हिंड्रेंस मिल रही है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस R = V/I है, इसका यूनिट है ओहम, ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी वगैरह। अब इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस 1 एम्पियर करंट, देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस आती किस वजह से है? जब मैंने आपको कहा था करंट किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो चूँकि वो वाइब्रेट वगैरह कर रहे हैं, टकरा रहे हैं आपस में, एनर्जी उनकी ना थोड़ी लूज़ होती है। उस सूरत में वो जो टकराने की वजह से, क्योंकि आप देखो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आगे से उसको टक्कर लग गई। अगर एक गाड़ी जा रही है, उसको आगे से टक्कर लग जाए तो जाहिर सी बात है उसको हिंड्रेंस तो मिल रही है ना आगे जाने में, वो आगे नहीं जा सकती जब तक कि वो उसको ज़्यादा ज़ोर से टक्कर मार के साइड पे ना कर दे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जो हिंड्रेंस मिलती है वो होती है रेजिस्टेंस। यानी जो मैंने आपको बताया कि कैसे मिलती है हिंड्रेंस, वो अभी देख लिया। अब इसमें ना
रेजिस्टेंस के बारे में आता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, ये तो हमने देख लिया। ऊपर से टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर पर ना हमेशा ये इसमें नहीं होता। सेमीकंडक्टर के अलावा सिर्फ सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में। बाकी हर जगह पर जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सॉरी, इन दोनों के अलावा। इंसुलेटर तो खैर वैसे ही अलाउ नहीं करते, लेकिन जब आप उनको बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो फिर वो शायद अलाउ कर दें, वैसे वो अलाउ नहीं करते। तो इसलिए इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ, उसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। यहाँ से हमारे पास एक आता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम टेम्परेचर को यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, टेम्परेचर के लिए हम अलहदा से पढ़ेंगे। R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक हो गया। अब यहाँ से आता है R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये आप लोगों को पता ही है। अब रेजिस्टिविटी यहाँ से किसके इक्वल आती है? रो इज इक्वल टू RA/L। अब ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट होता है मो, ठीक है ना। अब या तो इसका यूनिट हाँ, रेजिस्टिविटी जो है सही कह रहा हूँ, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है, सॉरी ये मैंने मो लिख दिया है, वो इसमें नहीं आता, वो आगे आएगा, गलती से मैंने लिख दिया, वो कंडक्टेंस का यूनिट है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है? किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की या एक ऐसे कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया जो हो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वेयर्ड हो, यानी उसका जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर हो, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी, इस सूरत में जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब ये तो हो गया रेजिस्टिविटी का। इसी के साथ हमारे पास एक और आता है, रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, 1/R को कंडक्टिविटी कहते हैं। 1/R ये होता है कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट होता है मो। अब जो मैं कह रहा था, मैंने आप लोगों को बोला था पहले ओहम लॉ पढ़ाते हुए कि कंडक्टिविटी जो है वो होता है उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओहम लॉ का, ना कि रेजिस्टिविटी। तो वो इस वजह से। अब 1/R कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टिविटी उसका उल्ट है। कंडक्टिविटी को आप क्या कह सकते हो? कंडक्टिविटी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना अलाउ करता है करंट जाने को, उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितना अपोज करता है करंट जाने को। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। और इसी तरह 1/ρ जो होता है रेजिस्टिविटी, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है कंडक्टिविटी के इक्वल, और उसका ऐसे सिग्मा यूनिट है। अब इसका यूनिट होता है मो पर मीटर। अब इसमें आप मो को हम एक और भी यूनिट में लिखा जा सकता है, साइमन। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी, बाकी अब या इसे हम लिख सकते हैं साइमन पर मीटर, ठीक है ना। अब ये तो हमें समझ लगी। अब ये तो था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। एक और बात यहाँ पर आती है, क्वेश्चन एक आया करता है कि रेजिस्टिविटी यानी अगर हम, ये आप लोगों ने खैर पहले किया होगा कि अगर उसके R इज इक्वल टू रो L/A होता है, तो वो बोलता है कि अगर हम लेंथ उसकी डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया हाफ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो पता है आप लोगों को, 2 कर देंगे या A/2 कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन एक बड़े मज़े का क्वेश्चन आता है कि इफ़ अ वायर इज़ स्ट्रेच्ड, ठीक है, बात गौर से सुननी है। इफ़ अ वायर इज़ स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगी? यानी क्या हुआ है कि पहले एक वायर थी, ठीक है, हमारे पास,
उसको हमने खींच के बड़ा किया। जिस तरह अगर हमारे पास वो रबड़ बैंड होता है ना, उसको हमने ऐसे खींचा है, तो रबड़ बैंड या वायर जो है उसको हमने खींचा है, उसकी लेंथ जो पहले लेंथ थी, जो नई लेंथ है वो उसके डबल आ गई है, तो उस सूरत में रेजिस्टेंस क्या होगी। अब जो बचा होगा ना जहाज़ किस्म का, वो क्या करेगा, डायरेक्टली 2 रो एल डालेगा, एल की जगह यानी 2L/A, तो वो कहेगा 2R हो जाएगी। ऐसा ही है जो जहाज़ होगा, लेकिन वो करेगा ये। अब ये गलत है। अब बात गौर से सुनिए गलत क्यों है। क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने ये नहीं कहा कि हमने लेंथ वैसे ही डबल की है या बड़ी वायर यूज़ की है, मैंने कहा हमने उसी वायर को स्ट्रेच किया। अब गौर से देखो, स्ट्रेच कर रहे हैं। अब मैंने वो रबड़ वायर, उसकी रबड़ की एग्जांपल किस लिए दी थी, आप लोगों ने अक्सर रबड़ को खींच के चेक किया होगा। रबड़ को हम खींचते चले जाते हैं, वो लंबी होती चली जाती है, लेकिन उसमें जब वो लंबी हो रही होती है तो वो पतली होती चली जाती है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा। अब जब वो पतली हो रही होती है तो उसमें से उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होता है। अब देखो, अब देखें कि ये एक मेरे पास रबड़ है, ये मैंने इसको डबल किया हुआ, मतलब वैसे तो ये यूँ होती है ना, तो समझो एक डबल किया तो एक वायर है। अब इसे कंसीडर करो कि ये एक वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ L है इनिशियली। जब हमने इसको खींचा है, इसकी लेंथ डबल हो रही है, लेंथ बढ़ी है। अब लेंथ बढ़ी है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो शुरू में ये जो एरिया है ना, थिकनेस इसकी ज़्यादा है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका शुरू में ज़्यादा है। जब हम इसको खींच रहे हैं, लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन एरिया कम होता चला जा रहा है। अब जब एरिया कम हो रहा है तो हमने सिर्फ लेंथ के बारे में नहीं देखना। जब रेजिस्टेंस निकाल ली है, हमने सिर्फ लेंथ के बारे में नहीं देखना, हमने लेंथ को भी कंसिडर करना है, एरिया को भी कंसिडर करना है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होती तो फिर तो 2R हो जाना था, लेकिन हमने देखा कि लेंथ जैसे बढ़ रही है साथ साथ एरिया भी कम हो रहा है। अब देखो, ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम ना इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। R = रो। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। R = रो L/A फॉर्मूला है ना हमारे पास। अब एक बात मैं बताऊं, वॉल्यूम होता है कि लेंथ, यानी जो लेंथ है इसकी और साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब लेंथ शुरू में थोड़ी है लेकिन एरिया ज़्यादा है, तो वॉल्यूम जो भी होगा वो V होगा। अगर हमने इसको खींचा है तो इसमें लेंथ बढ़ी है लेकिन एरिया कम हुआ है, मगर फिर भी वॉल्यूम हमेशा इसका फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सही है। अब हमने फिर क्या करना है, इस फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट करना है कि हम इसमें वॉल्यूम बना लें। यानी अगर हम लेंथ के साथ ऊपर भी L मल्टीप्लाई करवाएं, इधर नीचे भी, अब ऊपर आ जाएगा रो L², नीचे A × L। वॉल्यूम यही है ना, एरिया × लेंथ, तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। अब चूँकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अब देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली 2L क्यों नहीं डाला था, तब डलता है जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर रो सिर्फ कांस्टेंट है, L चेंज हो रही है, A भी चेंज हो रही है, दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर हम नहीं उसको सिर्फ L को 2L नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर रो तो है ही कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम चूँकि मैंने अभी आपको कहा कांस्टेंट रहता है। अब इसमें आप ना L को 2L करो तो अब क्या आएगा, R = रो 2L² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 2 to 4R आ जाएगा। तो R = 4R। अब देखो सिर्फ लेंथ को स्ट्रेच किया वायर को तो उसमें डबल नहीं हुई, 4 टाइम्स हो गई है। तो इस बात को आपने ज़रा ध्यान से रखना है, गौर से इस बात को ध्यान में रख के वहाँ पर चेक करना है कि उसने सिर्फ लेंथ बस ये बोला है लेंथ डबल की है क्या, या उसने बोला है कि वायर को स्ट्रेच किया है। तो इस बात को ज़रा ध्यान से देखना, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हमने देख लिया। फिर अब हम आते हैं आगे, अब आता है टेम्परेचर वाला। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, RT = R0 × 1 + अल्फ़ा ΔT। पहली बात बताऊं, ये जो है ना इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन पहली दफ़ा हमने पढ़ी थी 9th क्लास में। 9th क्लास में कहाँ पर, वो चैप्टर जो आखिरी हमारे 8th चैप्टर था,
हीट वाला, उसके अंदर हमने पढ़ी थी इस तरह की फॉर्म, लेकिन वो रेजिस्टेंस के लिए नहीं थी, वो दूसरी थी। वो उसमें L था, L इज़ इक्वल टू डेल्टा L इज़ इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, और उसमें था वॉल्यूम के लिए कि उसमें लेंथ एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए थी वो इक्वेशन। लेकिन जहाँ पर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, असल में इसकी डेरिवेशन कैसे होती है आप लोगों को पता है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, आर टी माइनस आर नॉट ओवर किसके इक्वल है, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब सॉरी ये तो हमने निकाली वैल्यू इसमें। अब अल्फ़ा जो है इसमें अल्फ़ा है, इसी तरह इसको हम रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखो ये जो है ना अल्फ़ा, ये क्या चीज़ है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इधर क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जब हमने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया या चेंज किया, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज किया, उस सूरत में रेजिस्टेंस में जितना चेंज आया उसे हम कहते हैं अल्फ़ा या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। या अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टिविटी में जो चेंज आया उससे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब डेफिनेशन क्या है, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया उससे रेजिस्टेंस में जो चेंज आया उसे हम कहेंगे अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब एक बात याद रखनी है, इसका अच्छा जो होता है ना यूनिट, वो होता है पर केल्विन, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस ही है, ये काट जाएंगी आपस में, यूनिट सेम है, सिर्फ पर केल्विन आपके पास बच जाएगा। अब ये जो होता है ना अल्फ़ा, ये यूज़ होता है उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए कंडक्टर्स के दरमियान, ठीक है ना। अब क्योंकि अब अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना PTB, उसके अंदर एक साइड बॉक्स है इस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। जब आप देखेंगे तो टॉप राइट साइड वाले पेज पे टॉप राइट पे एक बॉक्स बना हुआ है, राइट पेज पे या लेफ़्ट पेज पे, अब सही मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें वहाँ पर आपने एक देखना है, वहाँ पर ना हमारे उसके उधर वैल्यूज़ होंगी रेजिस्टिविटीज़ की, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। अब वो जो रेजिस्टिविटीज़ की वहाँ पर वैल्यू है ना, रो की वैल्यूज़, वो उसमें वो टेबल सारा याद करना है। अब सच्ची बताऊँ वैसे तो आप लोगों को थोड़ा वो मुश्किल होगा याद करने में, लेकिन वो याद करना ही करना है। छोटा सा वो टेबल है, उसको टेबल में इनकी वैल्यूज़ को याद ज़रूर करना है। क्यों, नस के एग्ज़ाम में सिर्फ उस टेबल से पहले 4 से 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी का MCQ आ चुका है। तो उसमें वो बहुत सीधा बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आप लोगों ने वो टेबल याद करना है। क्यों, पेपर में अगर आ जाए रिस्क नहीं लेना कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है क्या, हमें पता है क्योंकि वहाँ से पहले आ चुका है, तो इसलिए उसको ज़रूर पढ़ना उस टेबल को। उस टेबल में से पहले 4 से 5 दफ़ा MCQ आ चुका है, 4 से 5 दफ़ा। प्लीज़ उस टेबल को ज़रूर पढ़ना है। उस टेबल अगर नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पर अगर पेपर में आ गया तो मुझे नहीं बाद में कहना कि यार इसने पढ़ाया नहीं था या क्या नहीं किया था। मैं आप लोगों को बस बता सकता हूँ, आगे आप लोगों ने खुद ही करना है। ये तो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हमने स्प्रिंग ऑसिलेशंस चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने बताया था क्या चीज़, कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर R और L, रेजिस्टेंस और इंडक्टर इनके कॉम्बिनेशन सेम है, और कैपेसिटर और स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन सेम है। अब रेजिस्टेंस का क्या होता है कॉम्बिनेशन, इसमें भी या तो सीरीज़ में लगेगा या पैरेलल में लगेगा। अब सीरीज़ में क्या होता है, अब सीरीज़ में जब हम निकालते हैं ना रेजिस्टेंस एक्विवेलेंट, तो वो होती है R1 + R2 अप टू चलती जाएगी।
हालांकि कंडक्टर में इसका उल्टा था। पैरेलल में होती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह आगे चलता जाएगा। ये तो देख लिया हमने रेजिस्टेंस का। अब देखो इसमें भी वही है, बातें इसमें वही हैं जो कैपेसिटर के लिए थी। उसमें मैंने आपको कहा था सीरीज़ कौन सा होता है, वन पाथवे, पैरेलल कौन सा होता है, मोर देन वन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, कैपेसिटर में उसमें भी बात की थी, इसमें भी है। और उसमें भी सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और चार्ज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी सीरीज़ में, वो सबसे जो इंडिविजुअल लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी होगी, जबकि पैरेलल में जो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी। तो इसमें अच्छा इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होता है और चार्ज भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी गायब हो जाएगी कहीं ना कहीं, एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों इसमें अप्लाई होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पर करवानी है बल्ब के बारे में कि सीरीज़ में लगे हुए हैं या पैरेलल में, ये आप लोगों को करवाना है क्योंकि इनसे ना न्यूमेरिकल भी आते होते हैं वहाँ पर। अब जब बल्ब सीरीज़ में लगा होंगे और दूसरा है कि जब पैरेलल में लगे होंगे, अब होगा क्या कि जब सीरीज़ में लगे होंगे तो टोटल पावर होगी ना वो 1/P1 प्लस 1/P2 या इस तरह करके आएगी। पावर ऑपोजिट में है, यानी कैपेसिटर, स्प्रिंग कांस्टेंट और पावर जो है ये सारे एक तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इनके। ठीक है, और उसके बाद जो बल्ब है पैरेलल में, अगर पैरेलल में लगेंगे तो उनकी पावर आउटपुट क्या होगी, 1 + 2 और इस तरह चलते जाएंगे आगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब अगर आइडेंटिकल होंगे, ये तो आप लोगों को पता है, P आउटपुट फिर किसके इक्वल आएगी, P/N के, ये तो हमें पता है। और इसमें क्या आएगी, P आउटपुट आइडेंटिकल के लिए सिर्फ NP आएगी, ये तो हमें पता है। अब इसमें क्या होता है, ब्राइटनेस का अक्सर क्वेश्चन आता है। अब ब्राइटनेस जो है यानी पावर कंज्यूम्ड, इसे ब्राइटनेस भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, रेजिस्टेंस के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर, कौन सी पावर, रेटेड पावर, यानी जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है जो वो पावर दे सकते हैं उसे कहते हैं रेटेड पावर। अब असल में होना क्या है, हमने यहाँ पर मेन बात जो करनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो बल्ब है ना लेसर वॉट वाला, यानी जो छोटी पावर वाला बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट लाइट देगा, और उसमें यानी इन सीरीज़ बल्ब विद लो पावर यानी लो वॉट वो ब्राइट लाइट देगा, और ब्राइट लाइट देगा उसमें क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस हाई होगा। ठीक है, अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब और जो पैरेलल में है, पैरेलल में आपके पास क्या आएगा कि आपके पास आता है कि इसमें जो है ना पावर कंज्यूम या ब्राइटनेस, इसमें वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर रेटेड के, उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर रेटेड के, जो कि आगे प्रोपोर्शनल है करंट के, और जो आगे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब इसमें कौन सी पावर सबसे ज़्यादा, अब इसमें जिस पैरेलल में हाईएस्ट पावर वाला जो बल्ब होगा ना, हाईएस्ट वॉट वाला, उसकी हाईएस्ट ब्राइटनेस होगी या मैक्सिमम ब्राइटनेस उसकी होगी, सबसे ब्राइटनेस ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। अब ये इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन इससे ना 2-3 आते हैं, ये वाली बातें नहीं इसमें आती हैं। जो आखिरी बात इसमें मेन बात आती है, या तो वो न्यूमेरिकल पूछता है कि इस तरह अगर हमने 2 बल्ब लगाए हैं तो पावर एक्विवेलेंट बताओ,
इस तरह इनमें से आ सकते हैं। या दूसरी बात तो पूछता है कि अगर इस तरह बल्ब ब्राइट वो लगे हुए हैं उसमें सीरीज़ में या पैरेलल में, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन सा होगा या डार्क कौन सा होगा, इस तरह आपने देखना है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको समझने के लिए कि देखो वो बोलता है हमें हमारे पास बल्ब लगे, पैरेलल में बल्ब लगाए हैं हमने। अच्छा जी, क्या कहता है वो हमारे पास पैरेलल में बल्ब लगे हुए हैं दो। बल्ब ए ब्राइटर है, ये समझ आ गई। फिर जो बल्ब बी है यानी बल्ब ए ब्राइटर है बल्ब बी से, ठीक है। अब आर ए, अब इससे वो रिलेटेड फिर कहता है इसमें आर ए और आर बी इनमें फिर रिलेशन क्या होगा। अब ऑप्शन हमारे पास हैं, आर ए जो है वो या तो आर बी से बड़ी होगी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि आर ए आर बी से छोटी होगी, तीसरा ऑप्शन है कि आर ए आर बी के इक्वल होगी, और चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। अब इसमें गौर से देखो, यहाँ पर बात क्या की उसने कहा दो बल्ब है पैरेलल में लगे हैं, बल्ब ए जो है वो बल्ब बी से ज़्यादा ब्राइट है, तो रेजिस्टेंस का इनमें क्या रिलेशन होगा। अब देखो पैरेलल में मैंने आपको लिखवाया था, पैरेलल में जो ब्राइटनेस है, पैरेलल में ब्राइटनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, मैंने आपको बोला था। अब जब ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा है, बल्ब ए की, जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है उसकी फिर रेजिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब है आर ए आर बी से छोटी है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। इसी से रिलेटेड एक और भी वो कह सकता है कि इनमें से पावर किसकी हाई है। पैरेलल में मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कौन प्रोड्यूस करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी। अगर ए ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें मतलब है पावर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, तो ये बात आपने ज़रा ध्यान से रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट को वही आई स्क्वायर आर टी ही है, एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाली इक्वेशन जो मैंने शुरू में लिखी थी वो यहीं से आती है, या इसको हम लिख सकते हैं एच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर टी ओवर आर, वैल्यू इनके अंदर पुट करके हम निकाल सकते हैं। जॉउल थॉम्सन क्या कहता है कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो एनर्जी है उसका एक पार्ट, करंट कैरियर्स की एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आयंस को। जब वो यानी जो करंट कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा आयंस को पास हो जाता है। आयंस कौन से, जब वो रास्ते में से जा रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है ना उनकी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आयंस की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब क्यों, आयंस जब एनर्जी उससे लेंगे उनकी एनर्जी अपनी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन तो हर चीज़ करेगी, कर रही होती है, तो इस वजह से आयन की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा, जब आयंस की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस हीट एनर्जी को फिर हम, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जॉउल थॉम्सन इफ़ेक्ट। और इससे फिर हम आगे डेरिवेशन वगैरह करते हैं। डेरिवेशन करवाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे यहीं से हमारे पास पावर डिसिपेशन का भी फार्मूला आता है, वो है P इज इक्वल टू आई वी, या P इज इक्वल टू वी स्क्वेड ओवर आर, या आई स्क्वेड आर। इनमें से तीनों फार्मूले हमारे पास हैं, ये तीनों पावर डिसिपेशन के हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। अच्छा, किलोवाट आवर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। किलोवाट आवर की, इसके अंदर क्या होता है जी, किलोवाट आवर हमें पता है किसके इक्वल है, 3.6 मेगा जॉउल ऑफ एनर्जी के। किलोवाट आवर होता क्या है, या इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि पावर या एनर्जी, सॉरी, व्हेन, यानी वो बोलता है कि व्हेन वन पावर ऑफ 1 किलोवाट इज़ मेंटेन्ड फॉर 1 आवर, एनर्जी डिसिपेटेड इज़ 1 किलोवाट आवर। अब क्या मतलब है, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, उसके बारे में वो कहता है कि उसकी जो पावर है ना, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो भी डिवाइस है उसकी पावर है 1 किलोवाट।
वो बोलता है कि 1 किलोवाट वाली जो पावर वाली डिवाइस है उसको हम 1 घंटे के लिए मेंटेन करें तो फिर जो एनर्जी उसमें ज़ाया या डिसिपेट होगी उसे हम कहेंगे 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर जो है ना, ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये एनर्जी का यूनिट है, वाट सुन के पावर नहीं कहना, ये एनर्जी का यूनिट है। अब हमारे जो बिल आते हैं, हम वो कहते हैं कि 200 यूनिट बिल आया है या 200 यूनिट कंज्यूम हुए, 300 यूनिट कंज्यूम हुए हैं या इतने यूनिट, तो वो हम किलोवाट आवर की बात कर रहे होते हैं। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर ही होता है। अब किलोवाट आवर से बड़े भी हैं, यानी मेगावाट आवर, गीगावाट आवर, तो उस हिसाब से आपने फिर पेपर के अंदर चेक करना है। मेरा MCQ एक दफ़ा आया था, उसके अंदर किलोवाट आवर नहीं था, मेरे में था मेगावाट आवर। तो फिर 3.6 मेगा, अगर इधर मेगा है उधर गीगा हो जाएगा, अगर इधर गीगा है उसमें फिर दूसरा आ जाएगा किलो, मेगा, गीगा के बाद आता है टेरा। तो फिर अगर इधर गीगा उधर टेरा उधर पीटा, इस तरह आपके पास आ सकता है। तो ये बात आपने ध्यान से रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं EMF पे। EMF होता क्या है? EMF, अच्छा देखो जी, पहले तो EMF सोर्स क्या होती है? कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं EMF सोर्स। और ये मैंने पहले बात भी की थी, कौन सी? जिस तरह हमारे पास करंट वो सेल आता है, बैटरी सेल्स, ये सारी चीज़ें EMF सोर्सेज ही होती हैं। EMF होता क्या है? बैटरी के अंदर, अब ये तो हम सर्किट बनाते हैं ना, बैटरी यूँ सर्किट के अंदर है। अब बैटरी के अंदर भी ना, असल में हम तो कहते हैं ये हमने कन्वेंशनल करंट के लिहाज से हमारा पॉजिटिव से ऐसे करंट जाता है, यूँ ऊपर से होके इधर आता है नेगेटिव की तरफ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ से फिर करंट जब इधर पहुँच जाए नेगेटिव पे, फिर आगे क्या होता है? फिर आगे चूँकि अब करंट आगे लो पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव है, लो पोटेंशियल पे नेगेटिव है। जब करंट आ गया ना, इधर चार्जेस मूव करके आ गए लो पोटेंशियल पे, चार्जेस के अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब हम कहते हैं ना करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसका ये मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। अब एक बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पे थे, एनर्जी थी, मूव किए, एनर्जी लूज़ करते करते, करंट प्रोड्यूस करते करते यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर उनकी एनर्जी हो गई है ख़त्म, यानी एनर्जी नहीं है उनके पास। अब लो पोटेंशियल से इनको दोबारा हाई पोटेंशियल पर लेके जाना है। हमने बात की थी कि करंट हमेशा मूव करता है या चार्ज हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यहाँ पर हमने इसको जो है लो से हाई लेके जाना है। अब इस सूरत में जो वर्क डन करना पड़ेगा करंट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी मूव करवाने के लिए, उस वर्क डन को हम कहते हैं EMF। अब बच्चों को EMF और पोटेंशियल में डिफरेंस का नहीं पता होता, EMF क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम ही है। अब EMF जो होती है वो इनसाइड द बैटरी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, और जो पोटेंशियल की है वो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमें समझ लगी कि EMF क्या चीज़ होती है। अब होगा क्या, अच्छा इससे रिलेटेड हम आगे देखते हैं कि जब आउटपुट टर्मिनल जो है ना, या EMF की हमें कोड डेफिनेशन कर सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, या जो इधर इस बैटरी के जो प्लेट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उन्हें कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम VT भी लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब इसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, सर्किट में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, यानी सर्किट वो है ओपन सर्किट है, तो उस सूरत में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के इक्वल होता है। अब देखो, जब चार्ज कैरियर कंडक्टर से मूव करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करते हैं, और इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए उनके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाना होता है, तो उनको वर्क करना पड़ता है और वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं।
ठीक है, जो एनर्जी उनको, उस एनर्जी वो दोबारा फिर मिलती है ईएमएफ सोर्स से, जो मैंने आपको पहले भी बात की हमने ईएमएफ की। अब ईएमएफ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो बैटरी के टर्मिनल जो है ना, इस पर टर्मिनल्स जो हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पर इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम VT कहते हैं। अब इसमें ईएमएफ में और बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है वो है ET = V + IR। अब असल में I क्या है, I तो करंट है, करंट थ्रू द सर्किट, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है बैटरी के अंदर भी ना एक रेजिस्टेंस होती है, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये किसकी वजह से होती है, जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो जो रेजिस्टेंस पे वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है, इसे हम यूं भी मेजर कर, यूं भी लगा सकते हैं कि बैटरी के साथ इधर लगी हुई है। अब ये बैटरी के अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल सकते हैं कि VT = E - IR, ये दोनों रिलेशन ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, जब हो सर्किट होता है या तो ओपन होता है या क्लोज होता है। ओपन सर्किट का मतलब है करंट नहीं जा रहा, यानी अगर यहाँ से ये सर्किट है ना ओपन है, ये अगर की लगी थी इधर करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा तो इसका करंट 0 है। V/I किसके इक्वल होता है, R के, करंट 0 होगा तो V/0 = R क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, करंट 0 हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में VT E के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो ये सारा फैक्टर 0। एक तो ये हो सकता है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की बिल्कुल 0 हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना, या तो I 0 हो या R इन्फिनिटी हो या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो तीनों में ये केस होता है। चौथा केस एक है कि जब क्लोज सर्किट है ना, इसमें की लग गई है, अब इसके अंदर से करंट पास करने लग गया, अब इस सूरत में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो इससे छोटा होगा और ये वाला रिलेशन आएगा। ये रिलेशन, अब यहाँ पर से करंट गुजर रहा है, इसका मतलब है डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है ना, बैटरी से करंट डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसके लिए यहाँ पर जो E है वो ग्रेटर देन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, लेकिन एक सिर्फ हमेशा जो है ना EMF वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी ही होती है, सिवाय एक कंडीशन के, अगर बैटरी चार्ज हो रही हो, बैटरी चार्ज हो रही हो, ये फेडरल में तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी था, वो जब बैटरी चार्ज हो रही होती है सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाता है EMF से। उसमें क्यों बड़ा हो जाता है, फिर इक्वेशन बन जाती है ये प्लस में। असल में जब हमने बैटरी को चार्ज करना होता है ना, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम किसी दूसरी बड़ी बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं ऑपोजिट में। अब उसमें क्या होगा, जब दूसरी बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें पहले करंट मूव कर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन जब हमने बड़ी बैटरी इसके साथ दूसरी लगाई चार्जिंग के लिए इसकी, तो अब जो करंट होगा अब वो बड़ी बैटरी के मुताबिक आएगा और वो फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, अब पहले करंट यूं जा रहा था, अब करंट यूं जाएगा। किस वजह से, उसका जो पॉजिटिव होगा वो इधर इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, उस बैटरी का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। जब अब उसका करंट पॉजिटिव से निकलना है तो उसने नेगेटिव से जाना है, अब करंट की डायरेक्शन होगी रिवर्स। तो असल में इक्वेशन होती है ये, ऐसी सूरत में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, हाँ असल में सॉरी इक्वेशन ये होती है। अब ऐसी सूरत में जब हम बात करते हैं इसमें, तो देखो अब ना यहाँ पर होगा क्या कि -I आ जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होगी रिवर्स। अब जब -I आया तो इक्वेशन हो जाती है E = VT - IR। इस सूरत में जो EMF है वो छोटी हो जाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। बाकी अब तीन केसेस हैं, या तो EMF, ये मैं यहाँ पर रेस करता हूँ फिर बताता हूँ, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से छोटी होगी या बड़ी होगी या इक्वल होगी। अब देखो EMF
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी हर सूरत में होगी, दूसरी है कि इसके इक्वल होगी, और तीसरी है कि इससे लेस होगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, कब? जब चार्जिंग हो रही हो, बैटरी चार्ज हो रही हो, ठीक है। और हमेशा डिसचार्जिंग में ये वाला आएगा जब सर्किट क्लोज है, करंट मूव कर रहा है, क्लोज सर्किट। अब इक्वल के लिए मैंने आपको लिखवाया या तो ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट कब होता है? जब I 0 होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, या तो ये कंडीशन है, या क्लोज सर्किट में अगर आपने इस कंडीशन को देखते हैं तो क्लोज सर्किट के लिए आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। ये 3 केसेस हैं EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा जी, और मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको पता है कब आती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाए। ये तो आप सबने क्योंकि पहले पढ़ रखा है ये वाला एक मैक्सिमम पोटेंशियल का तो इसमें कोई मैंने ऐसी नई बात नहीं की। मैक्सिमम के लिए वैसे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए वो होता है, क्या होता है जी? E² ओवर 4R, ये मैक्सिमम का फार्मूला है। डेरिवेशन कैसे होती है आप सब ने पहले पढ़ रखी है, भले आप फेडरल के या पंजाब के। इसके अंदर ये मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला है, ठीक है। और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट तब आती है जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल आती है। डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं करा रहा। अब हम चलते हैं किरचॉफ के लॉज पर। अब किरचॉफ के 2 लॉज हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। अब करंट लॉ, पहला लॉ जो है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो क्या कहता है जी? किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है कि कोई भी एक जंक्शन है, जहाँ पर जंक्शन होता है जहाँ पर डिफरेंट वो मिलती हैं रेजिस्टेंसेस आकर ना जिस पॉइंट पर। अब एक ये है, एक ये है, अब वो बोलता है कि जी यहाँ से इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से बाहर जा रहा है I3 और इधर से बाहर जा रहा है I4। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? 2 तरह से हम इसको बता सकते हैं। या तो कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट या सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड्स जंक्शन, टूवर्ड्स जंक्शन कौन से हैं? I1 और I2, उनका सम किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, I3 प्लस I4। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स के करंट लॉ का एक तो ये हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। या दूसरी उसकी है कि करंट, सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज़ 0। अब इधर करंट जो होता है वो 0 होता है, जंक्शन पॉइंट पर करंट 0 होता है, ठीक हो गया। अब इस पर हम या इस पर हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल्स टू 0। सारे सम मिलाकर जब हम लिखते हैं तो इनको 0 आता है। अब इसमें क्या होगा? I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 माइनस I4। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, तो ये सारा आके 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो था हमारे पास किरचॉफ का करंट लॉ। अब जो किरचॉफ का करंट लॉ है ये फॉलो करता है KCL, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का करंट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। और जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या चीज़? कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, देखो वोल्टेज लॉ, वो बोलता है कि किसी भी एक क्लोज लूप में या एक क्लोज सर्किट में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक क्लोज लूप या क्लोज सर्किट के अंदर सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस, पोटेंशियल चेंजेस 0 है क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब देखो होता क्या है,
अच्छा, लूप क्या चीज़ होती है? लूप का तो पता ही है कि जहाँ से जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हो उसी पर आकर एंड भी हो जाए तो उसे हम कहेंगे लूप। इसके अंदर हम ये रेजिस्टेंसेस वगैरह लगाते होते हैं। अब यहाँ पर ये तो था, और ये फॉलो करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बातें याद रखनी है कि कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, किस वजह से, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर ये वो पूछता है कि कौन से लॉ को फॉलो करता है। अब इसके अंदर ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर मेन जो है वो आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। खैर आप लोगों ने पहले तो वो इक्वेशन बनानी सीखी ही होगी, मुझे उम्मीद है। तो इस सूरत में हम मैं एक सिंगल लूप सिंपल लेके कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर डायग्राम इसके बनाता हूँ। इधर देखो, वो कहता है कि हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस है, इधर से आए ये ऐसे, इधर से आए नीचे, फिर रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद बस ऐसे यहाँ से जोड़ दिए। अब इसे मैं कहता हूँ E1 प्लस है नेगेटिव, E2 प्लस माइनस, R1 R2। अब देखो करना क्या है, होगा क्या कि जी किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है ना, वो कहता है कि सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, एक तो मैंने ये लिखा कि सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस जीरो है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या दूसरा लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी कुछ बातें याद रखनी है, मैं बताऊंगा, तो आप लोगों ने फिर उस हिसाब से करना है। अब देखो इसके अंदर EMF वाले के अंदर अगर हम कहते हैं कि E1 बड़ी है E2 से, हम कंसीडर कर लेते हैं। हमेशा देखना है कि बड़ी बैटरी कौन सी है। आपने बड़ी बैटरी से करंट को स्टार्ट करवाना है। बड़ी बैटरी अगर E1 है यहाँ पर, तो हम हमेशा बात करेंगे कन्वेंशनल की, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक हो गया। अब देखो हमेशा एक बात बताऊं, इसके लिए मैं कुछ कंडीशंस या कन्वेंशंस बता रहा हूँ। जब भी होगा ना पोटेंशियल गेन तो पॉजिटिव, पोटेंशियल लूज होगा, लॉस आएगा, तो वो आएगा नेगेटिव। अब पोटेंशियल गेन कब होता है? जब भी करंट बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाती है तो फिर करंट गेन, यहाँ पर गेन होता है। लो से हाई जा रही है, लो से हाई तो गेन, और अगर हाई से लो जाएगी तो लूज़ होगा, ठीक है। और इसी के साथ एक और बात भी आती है, रेजिस्टर पर हमेशा लूज़ ही होगा, कभी भी रेजिस्टर पर ऐसा नहीं हो सकता कि गेन आ जाए उसमें, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं इक्वेशन बनानी कैसे है। मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं। अब देखो E1 जो है इसमें लो से हाई आया है, गेन आया है प्लस E1, ऐसा ही है। अगर करंट पूरे सर्किट में मैं कहूँ आई आ रहा है, आई हम कह लेते हैं उसको, तो इस पॉइंट पर रजिस्टर ये जो R1 है, मैंने क्या कहा था, रजिस्टर पे जब भी रजिस्टर लगा है वहाँ पर हमेशा पोटेंशियल में लॉस आता है। तो लॉस मैंने क्या कहा, नेगेटिव से आएगा, नेगेटिव साइन लगाया। अब पोटेंशियल होता है V, तो V को हम IR लिख सकते हैं, ऐसा ही है। अब इस सूरत में यहाँ पर R जो है R1 है, तो मैं लिख रहा हूँ IR1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं E2 पर। अब E2 पर करंट की एक डायरेक्शन फिक्स करनी है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, इसमें अक्सर आता है दो लूप, इसी के साथ एक और लूप भी आएगा। हमेशा आपने करंट की एक डायरेक्शन फिक्स करनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि करंट की एक लूप में अगर एक डायरेक्शन है तो दूसरे लूप में उल्टी आ जाए, दोनों लूप्स में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। और अभी यहाँ पर मैंने डायरेक्शन फिक्स कर ली है, अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। अब यहाँ से हम इधर से निकल आए, इधर भी आ गए, अब इधर पहुँचे हैं E2 पर, दूसरी बैटरी पर। अब यहाँ पर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पर आ रहा है। मैंने आपको कहा हाई से लो पर आएगा तो लूज़ होगा, लूज़ हो रहा है, माइनस आएगा, नेगेटिव साइन, माइनस E2।
अब आगे देखो R2 पर आए, जहाँ से करंट पहुँचे, रेजिस्टेंस पर हमेशा लूज़ होगा माइनस, यहाँ पर V इक्वल टू आई आर होता है, इस सूरत में V इक्वल टू आई आर टू होगा, लॉस्ट होगा, तो माइनस आई आर टू, और इनका ये सारों का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये आपके पास इस लूप की इक्वेशन आई है। इसी तरह आपके पास और भी आ सकता है कि दूसरा लूप साथ आ जाए, वो खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एक्स्ट्रा में ये बात बताई है, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर देखना ज़रूर है इस बारे में, ठीक है ना, इसको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता होता है, न्यूमेरिकल आ जाता होता है। अब ये तो हमने देख लिया किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। अच्छा, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो हम नॉर्मल सर्किट हो ना, उसके लिए तो हम बात जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है या इस तरह सिंगल वो, तो उसके अंदर तो हम ओहम लॉ से निकाल लेते हैं पोटेंशियल वगैरह की वैल्यूज़। लेकिन जब अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, ऐसे में अब बैटरी, जिसमें बैटरी एक से ज़्यादा आ जाए ना एक ही सर्किट में, वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट को फिर आप वोल्टेज उससे V इक्वल टू आई आर या ओहम लॉ से नहीं निकाल सकते, तो उस वजह से फिर हम यहाँ पर किरचॉफ के लॉस को फॉलो करते हैं। अब आगे आता है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, या कार्बन रजिस्टर की बात करते हैं। कार्बन रजिस्टर का आप लोगों ने पढ़ना खुद है, इसके लिए मैं आपको बस एक आध टेक्निक बता रहा हूँ, वो याद रखना, तो पेपर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो कार्बन रजिस्टर असल में होता क्या है। रजिस्टर है, नाम से पता चलता है कि रेजिस्टेंस के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स के अंदर। अब देखो इसमें ना, यहाँ पर कार्बन रजिस्टर के अंदर 4 वो आती हैं। जब हम कार्बन रजिस्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास इसके जो आर होती है, 4 कलर बैंड्स होते हैं, 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं इनमें। इधर कलर्स लिखे आएंगे, इनमें कलर्स आएंगे कार्बन रजिस्टर में, ठीक है। अब ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें हमने करना क्या है? पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, पहले नंबर पर तो आप ना ये याद रखो, एक मैं आपको स्टेटमेंट से याद करवाने लगा हूँ। बीबी रॉय, जो मैं कैपिटल में लिखूं वो कैपिटल में आपने लिखना है, जो स्मॉल में लिखूं वो स्मॉल में लिखना है। बीबी रॉय गोज ब्रिटेन वाया जर्मनी वे, ठीक है। अब ये जो है ना, हमने ये बातें याद रखनी है। अब मैं इनके ऊपर नंबरिंग करने लगा हूँ। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल पर सिर्फ नंबरिंग की है मैंने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर। अब जो सबसे पहला बी है, ये है ब्लैक। जो दूसरा बी है यानी 1 नंबर वाला, ये है ब्राउन। तीसरा जो है रेड, ये है आर, रेड है तीसरा। ओ ऑरेंज, वाई येलो। ये जो गोज वाला जी है, ये है ग्रीन। बी से ब्लू। अब आगे वी से वॉयलेट, जी से, अब यहाँ पर जो जी है, अब यहाँ पर ग्रे है, और ये जो डब्ल्यू है ये है वाइट। अब वहाँ पर हमारे पास कलर आएंगे, इधर हम कलर आएंगे, हम कलर की बुनियाद पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब ये मैंने आपको जो इतना ये लिखवाया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो हमारे पास कार्बन रजिस्टर में कलर आते हैं, आपने हर कलर का जो उससे रिलेटेड नंबर है वो याद रखना है। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का जो आएगा, ग्रीन कलर है तो 5 है, ब्लू है तो 6 है, वॉयलेट है तो 7 है, ग्रे है तो 8 है, और वाइट है तो 9 है। ये 9 कलर है, 9 नंबर है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें
जो पहला डिजिट आएगा, जो पहला कलर आएगा इधर, ठीक है, वो फर्स्ट डिजिट होगा। मैं बताता हूँ अभी करना क्या है। पहले पर फर्स्ट डिजिट, दूसरे पर सेकंड डिजिट, जो तीसरा कलर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, और जो चौथा है ये रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। अब देखना क्या है, जो टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं ना, टॉलरेंस का मतलब है कि ये जो मार्क्ड वैल्यू आएगी, इन तीन से जो वैल्यू आएगी ना, उसमें से कितनी वेरिएट कर सकती है, प्लस माइनस कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। यानी अगर यहाँ पर आ रही है ना 20,000 और प्लस माइनस 10%, तो इसका मतलब है कि 20,000 का 10% ऊपर हो सकता है या 20,000 का 10% नीचे हो सकता है। यानी 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो इसका मतलब है कि ये 18,000 से लेकर 22,000 के बीच के अंदर अंदर इसकी वैल्यू होगी। टॉलरेंस ये बताती है कि ये उसके ऊपर नीचे, यानी उस जो मार्क्ड वैल्यू से कितना वेरिएट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, अब इसके अंदर ना आता है टॉलरेंस के लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। जब सिल्वर होता है ना टॉलरेंस में स्पेशल आता है कुछ, सिल्वर होगी टॉलरेंस, तो फिर टॉलरेंस आएगी आपके पास 10%, प्लस माइनस 10%। अगर गोल्ड आएगा तो फिर आपके पास आएगा प्लस माइनस 5%। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फोर्थ बैंड खाली है या है ही नहीं, नो फोर्थ बैंड, तो फिर तो आपके पास आएगा प्लस माइनस 20%। अब हम करेंगे क्या, देखो मैं ना यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखते हैं। असल में पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, वो कहता है कि कार्बन जो है ना, कार्बन रजिस्टर, उसके इस बैंड पर ये कलर है, इस बैंड पर ये कलर है, इस बैंड पर ये कलर है, इस बैंड पर ये 4 बैंड्स पर ये कलर है, तो उसकी आप वैल्यू बताओ रेजिस्टेंस की क्या आएगी। तो हम निकालेंगे कैसे, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये है रेड कलर है, अपनी तरफ से ले रहा हूँ, वहाँ पर कुछ और भी कलर हो सकते हैं। इधर हम कहते हैं हमारे पास है ब्लू कलर है, थर्ड पर हम कहते हैं हमारे पास आ गया है वाइट कलर, और फोर्थ पर हम कहते हैं हमने गोल्ड रखा हो। अब इसकी वो बोलता है कि अब ये कलर्स हैं और वो बोलते हैं इनकी रेजिस्टेंस बताओ। अब मैं यहाँ पर ना इसको इरेज करता हूँ, इधर हम ना इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं कि निकलेगी कैसे। मैंने जो आपको नंबर्स बताए हैं ये होगा क्या। फर्स्ट पर रेड है, अब आपने क्या याद करना है, रेड कलर पर कौन सा नंबर होता है, उस नंबर के लिए मैंने याद रखने के लिए आपको ये बताया है। ये जो स्टेटमेंट है, बीबी रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वे। बीबी में पहला बी 0 से शुरू होता है, पहला बी था ब्लैक है 0, दूसरा बी था ब्राउन है 1, तीसरा था रेड। अब रेड का क्या नंबर है, 0, 1 और 2 जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहला डिजिट है 2। अब देखो दूसरा कलर है वाइट, बीबी रॉय, अब रेड, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर आता है गोज़ ग्रीन, फिर आता है ब्रिटेन ब्लू। अब ब्लू का कौन सा नंबर है, 6, यहाँ लिख लिया 6, सेकंड डिजिट आ गया। अब थर्ड पर हमारे पास है वाइट का कलर है 9। ये आप लोगों ने कलर्स खुद याद रखने, ये याद रखने के लिए ये स्टेटमेंट लिखवाई है। वाइट का है 9, इसका अब मैंने थर्ड में आपको लिखवाया था, थर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने, यानी 9 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ज़ीरो हो गए। उसके बाद गोल्ड है, तो इसका मतलब है प्लस माइनस 5%। अब देखो ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस इस कार्बन रजिस्टर की। अगर ये कलर होंगे, इसी के बजाय कलर चेंज कर लो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो कार्बन रजिस्टर जो है वो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वो कहता है कि इन 4 बैंड्स का कलर ये है, तो आप इसकी रेजिस्टेंस बताओ। तो इस हिसाब से फिर आपने वैल्यू निकालनी है। ये निकालने का मैंने आपको बता दिया सॉरी, ये निकालने का मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे करना है, आगे आप लोगों ने इसको खुद देखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास अब आता है रियोस्टेट। अब देखो या रियोस्टेट से पहले ना चलो रियोस्टेट की बात करते हैं। अब रियोस्टेट जो है उसमें
रियोस्टैट होता क्या है? देखो, वायर वूंड वेरिएबल रजिस्टर जो होता है उसे हम कहते हैं रियोस्टैट। वायर वूंड वेरिएबल रजिस्टर। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये दो लफ्ज़ों से, वायर वूंड और वेरिएबल। रजिस्टर तो ये है ही है, वेरिएबल है इसका मतलब है कि इसकी फ़िक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ऊपर से वायर वूंड है, यानी जिस पर तार लपेटी गई हो उसे कहते हैं वायर वूंड। तो ये कौन सा रियोस्टैट होता क्या है? ऐसा वेरिएबल रजिस्टर जिसके ऊपर तार लपेटी गई हो। अब इस पर तार कौन सी होती है? बेर मैंगनीन, मैंगनीन वायर होती है, ठीक है ना। और किसके ऊपर? मैंगनीन वायर है, और ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर लपेटी गई होती है। अब इस पे होता क्या है? ये काम किस प्रिंसिपल पर करता है? इसका प्रिंसिपल ये है कि चेंज इन लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर होता है ना, यानी अगर ऐसे है ना, ऐसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रियोस्टैट को, तो वो कहते हैं अब हम अपनी ये टोटल है लेंथ L, हम अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ इतनी सेलेक्ट कर, हम कहते हैं हमें सिर्फ इतना चाहिए हिस्सा, पूरी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, तो हम उसकी लेंथ उस हिसाब से ये ऊपर वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे, जो लेंथ होगी उस हिसाब से फिर हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। अब ये खैर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि ये होता क्या है, ये इसका सिंबल है। अब रियोस्टैट जो है इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। और ये दोनों आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कि करते क्या हैं, काम दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है कि हम इसकी जो लेंथ है उसको चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास उसकी वेरिएबल रजिस्टर में हम अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करनी होती है, हमें मतलब अगर हमारे पास 100 रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर पर है, हमें 100 के बजाय 95 चाहिए, तो हम उसको चेंज करके 95 पर लेके आ सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर हमें अगर पोटेंशियल चेंज करना है, यानी अगर पूरा पोटेंशियल इतना आ रहा है तो हमें उसका पूरा पोटेंशियल नहीं चाहिए, हाफ चाहिए या थोड़ा चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? इसमें काम सिर्फ यही है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चेंज करते हैं, टर्मिनल्स लगाए होते हैं हमने उस हिसाब से। ये आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी में से आप लोगों को सारी इसकी समझ आ जाएगी। इसको यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पहले पढ़ भी रखा है और थ्योरी की बात है सारी इसके अंदर। अच्छा, ये हमने देखा वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर को रियोस्टैट का, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना ज़रूर है थ्योरी में, वैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है। अब हम आगे आते हैं, थर्मिस्टर के बारे में बात करते हैं। पहली बात है थर्मिस्टर होता क्या है? थर्मिस्टर भी रजिस्टर ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके नाम में थर्म आ रहा है, थर्म यानी हीट, तो ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं। अब हीट सेंसिटिव रजिस्टर कौन सा होता है कि अगर हीट में चेंज आए तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा? वो अल्फ़ा जिसकी मैंने बात की थी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस उनकी बढ़ती है। एनटीसी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। ये पीटीसी और एनटीसी में बेसिक जो फ़र्क है वो है। अब इनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दोनों के डिफरेंट यूजेस हैं। हम पीटीसी को वो करते हैं, एक तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि फ्यूज़ के तौर पर भी, फ्यूज़ तो नहीं खैर, लेकिन सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इनको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को, उसके बाद दोनों के डिफरेंट यूजेस हैं। इनको हम अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, जिस तरह हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं। उसके बाद इनके और भी बहुत सारे हैं, मतलब एज एन अलार्म भी यूज़ होता है और सब कुछ। ये आप लोगों ने खुद इसको चेक करना है। वैसे इनका जो है इतनी लो मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये 10 केल्विन
यानी -263 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता होता है, उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका वैसे आपने ये सिर्फ थ्योरी है इनकी, इसमें डिटेल में नहीं जाना हमने, तो इसको आप लोगों ने लेकिन पढ़ना ज़रूर है। अब आगे आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पर, अब ये क्या करता है, ये तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, लूप बना होता है, सर्किट मैं बना देता हूँ। खैर आप लोगों ने ये पहले सर्किट इस तरह का पढ़ भी रखा है। कुछ इस तरह का सर्किट होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। ये समझो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें होते हैं 4 रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, R1 R2, ये होती है वेरिएबल रजिस्टर, और ये है अननोन रजिस्टर R3, और अननोन को हम R4 या X कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, जब हम करंट, और यहाँ पर की भी एक लगी होती है की। अब होगा क्या, शुरू में होती है की ओपन, यानी सर्किट ओपन है तो कोई वो करंट शर्ट नहीं जा रहा। बाद में हम करते हैं सर्किट क्लोज। अब देखो कि ये जो है ना, बैटरी में से करंट जाएगा, यहाँ से करंट ने डिवाइड होना है, इधर से जाएगा, इधर से भी जाएगा। अब जो है शुरू में करंट यहाँ से जाएगा इधर और यहाँ से इधर, इस पॉइंट पर जाकर करंट के पास 2 पाथवे आएंगे, यहाँ से जाएगा और यहाँ। अब करंट इधर से गुजरेगा, गैल्वेनोमीटर करेगा शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल रजिस्टर R3 को, अब मैंने आपको कहा वेरिएबल रजिस्टर वो होता है जिसकी हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। वेरिएबल रजिस्टर R3 की हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो करंट पहुँच रहा होगा, यहाँ पर करंट, उसको हम इसके बराबर करेंगे। यानी जो पोटेंशियल इधर आ रहा होगा, अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इधर होगा। हमने इस पोटेंशियल के बराबर लाना है इसको बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस इन द वेरिएबल रजिस्टर। अब ये तो समझ लगी। अब जब इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल सेम होगा, डेल्टा V 0 होगा। अब जब पोटेंशियल सेम होगा उसके अंदर करंट होगा 0, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन यानी नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है, नल पॉइंट। अब इस सूरत में हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड, इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड या बैलेंस कंडीशन, जो भी कह लो, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी आप कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर इज़ इन बैलेंस कंडीशन या इज़ इन बैलेंस स्टेट। अब ऐसी सूरत में आप फिर क्या करते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 या X, जो भी आप उसे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फिर आप उसमें से अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हो, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड है, हमें पता है। R3 को हमने खुद चेंज किया है, उसकी भी वैल्यू पता है, सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस का नहीं पता, उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इससे एक बात आती है कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अब ये तो हमने बात की ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है। असल में वहाँ पर ना क्वेश्चन एक आया था इसी तरह का, सेम ऐसा सर्किट था, दोबारा सर्किट नहीं मैं बनाता, ऐसा ही सर्किट था, लेकिन ना वहाँ पर गैल्वेनोमीटर नहीं बनाया हुआ था, गैल्वेनोमीटर हटा दिया गया था, उसमें बस सीधी ऐसे तार, मतलब एक वायर बस कनेक्ट की हुई है। अब उसने बोला कि ये हमारे पास, और इन रेजिस्टेंस चारों की वैल्यूज़ दी हुई थी उसने, समझो ये है 2, ये है 4, ये है 3 और ये है 6। अब उसने ये हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, उसने कहा था कि करंट इधर से कितना जा रहा है। अब हमें कैसे पता करंट कैसे जा रहा है, तो हमने पता है क्या चेक करना होता है, हम चेक करते हैं कि इनकी रेशोज़ इक्वल आ रही हैं या नहीं। R1/R2
R3/R4 के इक्वल आ रही है या नहीं। 2/4 1/2, 3/6 1/2। अब ऐसी सूरत में जब रेशो सेम है तो हमने कहा था वो बैलेंस्ड कंडीशन होती है, और बैलेंस्ड कंडीशन में करंट जीरो होता है, तो आंसर ये होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसी बात कर दी यहाँ पर, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने देखना होता है गौर से। इससे रिलेटेड यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चारों रेजिस्टेंस दे दे, करंट का पूछ ले, लेकिन जब ऐसी सूरत होगी तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि करंट ज़ीरो नहीं होगा, उसमें करंट ज़ीरो होगा ही होगा, ठीक है ना। वो क्योंकि क्वेश्चन बन ही तभी सकता है अगर वो रेशो सेम ना आ रही हो तो करंट ज़ीरो नहीं होता, और अगर करंट ज़ीरो नहीं है तो आप ऐसे थ्योरेटिकली उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसको कहते हैं, इसको हम इस मीटर ब्रिज वाला जो प्रैक्टिकल है वो भी इसी में आता है। फिर हमारे पास आता है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या करता है, इसके अंदर भी अब हमने वैसे इसकी डायग्राम जो है वो बुक वाली बनी है, मैं यहाँ पर नहीं बना रहा, आप लोगों ने खुद बुक से देख लेनी है डायग्राम इसकी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? अब वैसे जो है ना पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, लेकिन हम क्यों करते हैं इसको इस्तेमाल? पोटेंशियल मेजर करने के लिए तो हमारे पास वोल्ट मीटर भी तो होता है। तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा, हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये जो है पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये बग़ैर करंट ड्रॉ किए पोटेंशियल को मेजर करता है। अब असल में वोल्ट मीटर जो है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर के जो है ना करंट ड्रॉ करता है सर्किट में से। अब करंट ड्रॉ करने की वजह से उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। उस सूरत में पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि करंट ड्रॉ नहीं करता, ये एग्जैक्ट वो वैल्यू देता है जो सर्किट के अंदर होती है। क्योंकि जब वोल्ट मीटर में करंट ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो जाती है जो हम मेजर कर रहे होते हैं उसमें। फिर अब इस वजह से हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके यूजेस हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसी के ज़रिए हम EMF किसी बैटरी की मेजर कर सकते हैं, दो बैटरीज़ के दरमियान EMF को कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की निकाल सकते हैं, इस तरह। अब आम तौर पर जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है वो 4 मीटर लॉन्ग होती है, 4 मीटर, ठीक है ना, और उसे यूरिका वायर भी कहते हैं क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस वायर होती है। अब प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी एक लेंथ वायर की, ये वायर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। वो कहता है कि इस लेंथ के अक्रॉस, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये बात याद रखनी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना ज़रूरी है। वो कहता है कि इस सूरत में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है इस वायर का, तो जो इसका पोटेंशियल है ना अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लेंथ के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के कब? जब कांस्टेंट करंट फ्लो पास करे, कांस्टेंट करंट हो। अब इसमें इस फॉर्मूले से फिर हमारे पास आता है अब इसे हम लिख सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये वही है, पोटेंशियल की जगह EMF के साइन यहाँ पर डाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। अब डिफरेंस वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर के अंदर डिफरेंस क्या है कि वोल्ट मीटर की जो होती है ना रेजिस्टेंस, वो हाई होती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती। पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, ठीक हो गया। वोल्ट मीटर जो है वो सोर्स से करंट ड्रॉ करता है EMF से, जो पोटेंशियोमीटर है वो ड्रॉ नहीं करता करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें मेजर होता है वोल्ट मीटर में, वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होता है। वो किस वजह से होता है? मैंने आपको कहा करंट, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रॉ करता है। जबकि जो पोटेंशियोमीटर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है उसके। उसके बाद जो वोल्ट मीटर है उसकी सेंसिटिविटी लो है,
जो इसकी सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की ये वेरी हाई है। उसके बाद वो वर्साटाइल इंस्ट्रूमेंट है, ये यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को ही मेजर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर जो है इसके बजाय हम सिर्फ ईएमएफ और उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिफ्लेक्शन मेथड पर वो डिपेंड करता है, यहाँ पर नल पॉइंट या ज़ीरो डिफ्लेक्शन मेथड है, तो इस वजह से इसकी मतलब ये तो वैसे बताइए आप लोगों को ये पता भी है, प्रैक्टिकल के लिए भी हमने पढ़ा था। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 13 है करंट इलेक्ट्रिसिटी ये ख़त्म होता है। जो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, थ्योरी पढ़नी है, उनकी थ्योरी आप लोगों ने खुद ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। और वो भी अगर कोई बात समझ नहीं आई आप लोग पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।